हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन लेक्चर। एंड आज का रिवीजन लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका ये चैप्टर 8 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बता दूं, ये एक रिवीजन सीरीज चल रही है। एक एक करके मैं सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। एंड आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली चीज़, बहुत ही कंसेप्चुअल है, आपको बहुत लंबा चैप्टर लगेगा, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट्स समझ लिए इस चैप्टर के तो आगे जाके वो आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप कॉन्सेंट्रेट होके थोड़ा सा इस चैप्टर को समझेंगे, छोटी से छोटी चीज़ समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई भी नया क्वेश्चन बन सकता है, राइट। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तब आप हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक्स कवर्ड है आपके पास। तो सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। चार्ज क्या है? तो बात करूंगा मैं चार्ज की। देखो, चार्ज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, अगर कोई भी चार्ज बॉडी है तो आप उसको कैसे लेते हो? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन है फंडामेंटल चार्ज हमारे पास, विच इज इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल है एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। सर, इसका चार्ज कितना है? और ये चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो इस इलेक्ट्रॉन के पास है। जैसे मैं हूं, हम लोग हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज है मास, ठीक है, हमारी हाइट है, हमारा वेट है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, राइट। ऐसी चार्ज, ये जो पार्टिकल है इसके पास भी मास है, ठीक है, बट इसके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोल रहे हैं चार्ज, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो मैंने लिखा है C, दिस इज कूलम। और कूलम क्या होता है? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट है, जैसे कि मास की यूनिट होती है 10 kg। अगर इलेक्ट्रॉन का मास मान लो 10 kg है, वैसे कुछ और होता है, ठीक है, तो kg हम लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि मास की यूनिट है। वैसे यहां पे चार्ज के लिए यूनिट है, तो ये प्रॉपर्टी है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन कैसा चार्ज्ड है? पॉजिटिव चार्ज है, उसका चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलम। बट डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारे पास मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, एंड इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है एंड 5 प्रोटॉन है। तो क्या ये बॉडी चार्ज्ड है? नहीं, क्योंकि जो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वो 5 प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर लेगा? न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो ये बॉडी चार्ज नहीं है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि अब जो बॉडी है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है एंड 3 प्रोटॉन्स है, तो इस बॉडी में अब चार्ज है। कितना चार्ज है? 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 ई चार्ज है, -1 ई चार्ज है इसमें। ई क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं तो बॉडी चार्ज्ड है, राइट, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज का फंडामेंटल मीनिंग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही आ रहा है। इसका मतलब मान लीजिए अगर आपके पास फिर से एक बॉडी है, अगर मैं इसमें बोलूं इसमें 10 प्रोटॉन्स है और 12 इलेक्ट्रॉन्स है मान लो, तो ये बॉडी कैसी है? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज? आप बोलोगे सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि ये बॉडी नेगेटिव है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, आप आसानी से बता पाएंगे। कैसे बताओगे? सर अगर आप हमें बता दो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं, हम इजीली बता देंगे कि वो बॉडी पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरी चीज आपको क्या पता चल गई कि आप ये भी बता सकते हो एक बॉडी कितनी नेगेटिव और कितनी पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए ये बॉडी है, ये भी नेगेटिव है। अब ये दूसरी बॉडी है, इसमें 10 प्रोटॉन है एंड 15 इलेक्ट्रॉन है। दोनों बॉडीज नेगेटिव है, राइट, दोनों बॉडीज नेगेटिव है। बट ये वाली बॉडी सर -2 ई चार्ज है एंड ये वाली बॉडी -5 ई चार्ज है। कैसे निकाल रहे हैं आप लोग? कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है। यहाँ पे ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻90। तो एक चीज़ हमें पता चल गई, जब भी एक बॉडी चार्ज होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में है, क्योंकि वो ही सबसे छोटा क्वांटाइज चार्ज है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि सर अब मैं बता सकता हूँ कौन सी बॉडी चार्ज्ड है और वो कितनी चार्ज्ड है, प्रोवाइडेड आप मुझे क्या दो, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन उस बॉडी में है। सेम चीज़ आप लोग केमिस्ट्री में भी कर दो। तो ठीक है, चार्ज समझ आ गया सर कि अगर कोई बॉडी है और ये चार्ज्ड है, पॉजिटिव हो सकती है चार्ज और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, और कितनी चार्ज है ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे, फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस NE, चार्ज का फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, दिस यू कैन डू इट। आप इजीली ऊपर निकाल पा रहे थे ना, सेम वो फॉर्मूला है। ठीक है सर, चार्ज तो समझ आता है, ठीक है, हमें पता चल गया चार्ज क्या होता है। एंड अब आप बता दो पोटेंशियल। अब देखो उससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सबसे मेन चीज बताऊं क्या पढ़ रहे हैं, करंट, कि करंट है क्या। ठीक है, करंट है क्या। मान लो अब आपको पता चल गया कौन सी बॉडी चार्ज होती है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है, वो आपको बता दिया जाएगा, आप पता कर सकते हो प्रोवाइडेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन है। तो मान लो ये बॉडी है मेरे पास, ठीक है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। सर हम चार्ज से करंट तक कैसे पहुंचे, जब भी एक चार्ज बॉडी मूव करेगी, मैंने क्या बोला, अभी चार्ज बॉडी यहां पे खड़ी है, इट इज नॉट मूविंग, स्टेबल खड़ी है, रेस्ट पे है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, जैसी ये चार्ज बॉडी मूव करेगी, जैसी ही चार्ज बॉडी मूव करेगी, मोशन में आएगी किसी वेलोसिटी के साथ, यहां पे कवर करेगी कुछ, तो करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई चार्ज बॉडी है सर, मान लीजिए ये, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, जैसे ये मूव करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। करंट इज नथिंग बट मोशन ऑफ अ चार्ज इज करंट। करंट कुछ भी नहीं है, एक चार्ज बॉडी अगर मूव करती है तो करंट प्रोड्यूस कर रही है, उसका एक इफेक्ट होता है जिसे हम करंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको करंट भी समझ आ गया होगा। करंट इज नथिंग बट सर एक चार्ज बॉडी है। पहले हम समझे बॉडी चार्ज कैसे होती है, क्यों होती है, होगी या नहीं, कितनी चार्ज होगी, फिर हमने देखा कि एक चार्ज बॉडी का मूव होना ही करंट है, राइट। अब ठीक है सर, चार्ज बॉडी का मूव होना ही करंट है। अगर बॉडी पॉजिटिव है मान लीजिए और बॉडी यहां मूव कर रही है, बॉडी अगर पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो करंट का डायरेक्शन भी यही होगा I। बट अगर मेरे पास बॉडी नेगेटिव है और वो यहां मूव कर रही है तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, यहां। ये भी आपको पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जब मूव करता है करंट उसी साइड मूव कर रहा है, बट अगर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा करंट उसके ऑपोजिट मूव करता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये इस पे भी डिपेंड करता है टाइम पे, ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। मान लो अगर चार्ज बॉडी है, ये रेट कितना है इसका मूव होने का, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है सर, आपने बोला इसका मूव होना ही करंट है, क्या रेट है, फटाफट से मूव हो रही है, बहुत आराम से मूव हो रही है, तभी करंट के फॉर्मूले में जहां रेट आ गया वहां हम लिखते हैं Q अपॉन T, मतलब करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, पर यूनिट कितना चार्ज आ रहा है, दैट इज करंट। एंड जैसे कि चार्ज का यूनिट था कूलम, करंट का यूनिट है एम्पेयर, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, आपको पता होगा ये बात। तो सर ठीक है, आज हम करंट भी समझ गए कि एक बॉडी चार्ज होती है, या वो पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव, उसके फंडामेंटल जो उसमें चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो डिसाइड करते हैं। तो अब हम बता सकते हैं कौन सी बॉडी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी न्यूट्रल है, और सर उस चार्ज बॉडी का मोशन ही तो करंट है। और मैं अब डायरेक्शन भी बता सकता हूँ सर करंट का, मैं डायरेक्शन भी बता सकता हूँ करंट का। क्वेश्चन ये उठता है हमारे माइंड में, ये क्वेश्चन है कि एक जो चार्ज बॉडी है, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये मूव करेगी क्यों, राइट। ऐसे तो है नहीं ये चार्ज बॉडी आपने हाथ से पकड़ी, ये फूंक मारा और मूव कर दिया, राइट। सेकंड क्वेश्चन जो हम सेकंड स्टेप में बढ़ रहे हैं कि ये चार्ज बॉडी मूव क्यों करेगी।
तो उसका सिंपल रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस हो, आपको ये चीज पता होगी, एनी बॉडी या एनीथिंग फ्लोज या मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। या आप पढ़ते आए हैं, वही चीज अब आप इसमें अप्लाई करोगे। जैसे कि आप ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं, वाटर के साथ होता है, काफी चीजों में ये चीज होती है। तो यहां भी इस चार्ज को भी आपने ऐसे अप्लाई करना है। एक चार्ज भी अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं ये आपको बस समझा रहा हूं मैं, ताकि आप समझ पाए कॉन्सेप्ट है क्या। बट पोटेंशियल समझ ले, सर इस पॉइंट में हाई पोटेंशियल है, इस पॉइंट में लो पोटेंशियल है, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, वो समझ लिए। किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, आप ये तो समझ गए कि किसी भी दो पॉइंट में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो वहां चार्ज का फ्लो हो जाएगा। बट, और चार्ज फ्लो होना ही तो करंट है। बट आपको मैं ये बता रहा हूं, सर कैसे पता चलेगा इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है लो है, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है ए, कोई ए पॉइंट है, और इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल इज नथिंग बट, आप बोलते हो ना कि पोटेंशियल है हमारे अंदर, ठीक है, वी हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम यहां तक पहुंचे हैं, कुछ पोटेंशियल, यू हैव सम पोटेंशियल, यू डिड सम हार्ड वर्क टू रीच हियर, ठीक है। तो वही चीज चार्ज के साथ भी है, वही चीज पोटेंशियल यहां भी है। कैसे आपको रिलेट करना है मैं आपको समझा रहा हूं। एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला मैंने, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, मान लीजिए ये है वो चार्ज, मैं ब्लू कलर से बना देता हूं, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बचपन से लेके सिंस यू आर बोर्न, ठीक है, आप यहां तक पहुंचे हैं, कितना आपने हार्ड वर्क किया है, वो आपका पोटेंशियल है। तो वही चीज इस पॉइंट के साथ भी है, राइट। किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक पोटेंशियल होता है, दैट इज एक यूनिट टेस्ट। यहां से सर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्यों ले रहे हैं हम यूनिट टेस्ट, क्योंकि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम एक टेस्ट यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, राइट। यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहे हैं, इन्फिनिटी में क्यों लिया है, इन्फिनिटी में क्यों लिया है सर, ये वही वाली बात है, आपको फर्स्ट क्लास से या फिफ्थ क्लास से थोड़ी आपने मेहनत शुरू की, सिंस यू आर बोर्न। तो इन्फिनिटी मतलब एक हम ऐसा रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं जहां पे कोई भी चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो वहां से शुरू कर रहे हैं हम। तो वहां से यहां तक जितना वर्क करना पड़ा, इतने डेप्थ में आपके पास नहीं है, बट आगे जाके आएगा। फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये चीज, कि इन्फिनिटी से लेकर यहां तक एक चार्ज को लाने में जितना वर्क होता है, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल, उस पॉइंट का, राइट। तो ए पॉइंट का मान लो पोटेंशियल था कुछ, वैसे बी पॉइंट का भी होगा। तो अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, कहीं पोटेंशियल हाई है कहीं लो है, तो उसके बीच क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होना ही तो करंट है। पॉजिटिव फ्लो हो रहा होगा तो करंट भी उसी डायरेक्शन में, नेगेटिव फ्लो हो रहा होगा तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यही पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आता है, पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज। अपॉन चार्ज क्यों करा, क्योंकि हम यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। एंड इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। 5 वोल्ट 10 वोल्ट का पोटेंशियल, राइट। यही रीजन है, आप लोग जब सेल खरीद के लाते हो या कुछ भी चीज यूज करते हो, कोई भी बैटरी, उन दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। मान लो एक का पोटेंशियल का 10 है, दूसरे का 2 है, तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 8 वोल्ट। ऐसी तो आप बैटरीज लाते हो ना, राइट। तो ऐसी बैटरीज आप ला रहे हो, क्यों, क्योंकि दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, तभी तो दोनों टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो करवाता है वो सेल। समझ आई आपको बात। तो दो पॉइंट के बीच में जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो उन दोनों के बीच करंट फ्लो होता है। तो सर ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल भी क्लियर है। क्या क्लियर है, ढंग से सुनेंगे, ढंग से सुनेंगे। क्या क्लियर है, हमने चार्ज बॉडी पढ़ी, ये पढ़ा बॉडी चार्ज होती क्यों है, और होती है तो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव वो हम निकाल सकते हैं। और सर चार्ज बॉडी का फ्लो होना ही तो करंट है, और सर वो फ्लो होगी क्यों, वाई, बिकॉज अगर उसके किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है तो
वो चार्ज बॉडी फ्लो होती है, राइट। एंड सर पोटेंशियल क्या है वो भी हम समझ गए। हर पॉइंट का एक एक पोटेंशियल होता है, जितना एक यूनिट चार्ज को वहाँ तक पहुँचने में वर्क करना पड़ता है इन्फिनिटी से। अब ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस ना मैं आपको एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, ढंग से सुनना। जब भी रेजिस्टेंस आप एक ऐसे समझ सकते हो कि एक चार्ज बॉडी, जब चार्ज बॉडी मूव हो रही होती है उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, क्या पता दूसरा एटम आ रहा हो या कुछ और मॉलिक्यूल आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। बट इसको हम अलग तरीके से कैसे समझेंगे, आज देखो। दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल है। मान लो यहाँ का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 20 वोल्ट। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसके बीच क्या फ्लो होगा? करंट। चार्ज फ्लो होगा मतलब करंट का फ्लो होना। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, क्या इन दोनों के बीच करंट फ्लो होगा? बिल्कुल भी नहीं सर, कोई डिफरेंस ही नहीं है, जीरो डिफरेंस है, क्यों करंट फ्लो होगा, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। यही एक्सपेरिमेंट ओम ने किया था एंड उसने अपना एक लॉ बना दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, या इसको अलग लैंग्वेज में बोल रहे और अच्छे से, करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली डिपेंड्स या इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अक्रॉस इट्स 2 एंड्स। यही जो काम हम यहां कर रहे हैं, यही ओम्स लॉ बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है ना दोनों एंड के बीच में, उसी पे डिपेंड करता है करंट। पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो करंट भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे पोटेंशियल 18 वोल्ट का है, आप एक साइड 1 वोल्ट कर दो, एक साइड 100 वोल्ट कर दो, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? 99 का, तो करंट बढ़ जाएगा, डिफरेंस आपने बढ़ा दिया। तो वही ओम्स भी तो बोल रहा है कि क्या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट, वो आप तो लिख लोगे डेफिनेशन में, ठीक है। आइडियल केस की बात करते हैं हम हमेशा फिजिक्स में ज़्यादातर। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यही तो ओम्स लॉ है जो हम पढ़ लिया, हमने समझ लिया जो खुद से, वही ओम्स ने भी बोला। एंड फिजिक्स में या मैथ्स में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, इसको आपने इक्वल टू बनाना है तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, और इस केस में वो कांस्टेंट था R। सर कैसे, समझ नहीं आया? जो ये R है ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ये कोई लॉ से नहीं आया है। ये R एक्सपेरिमेंट से करने आया है, जब कोई मिसिंग फैक्टर नहीं मिलता है तो वो निकाल के दिखता है कि ये R है। तो यहीं से ये जो ओम्स लॉ है, R इक्वल्स टू V अपॉन I लिखो इसे, ठीक है, V इक्वल्स टू IR लिखो, I इक्वल्स टू V बाई R लिखो, वो आपकी मर्जी है। बट ओम ने तो यही बोला था, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी में हमारा करंट डायरेक्टली डिपेंड होता है, ठीक है। ओम्स लॉ का सिंपल सा मीनिंग। अब ये R जो है वही रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वही रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। R ही रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए R रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड R इक्वल्स टू V अपॉन I। बट सर ये R की वैल्यू क्या है, ये क्या होता है R? आपने बोल दिया ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो मिलता है किसको? करंट के फ्लो को। बट R का एक और फॉर्मूला है रो L अपॉन A, जिसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। क्यों बात नहीं करूँगा सुन लो। R का फॉर्मूला है रो L अपॉन A। देखो आप अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दोगे, जो भी आपका वायर है मान लो, उसकी लेंथ बढ़ा दोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा आपके चार्ज को, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो भी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो न्यूमरेटर में आती है, और जो इन्वर्सली मतलब जिसके उल्टा है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डिनोमिनेटर में आती है, मतलब जिसके बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप मान लो एरिया बढ़ा दोगे तो खुला खुला स्पेस मिल जाएगा, चार्ज को मस्त अपना टहलते हुए जाएगा। तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो एरिया नीचे है। सर समझ आ गया, ये तो सिंपल सी चीज़ है। सर लेंथ बढ़ा दोगे कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, और एरिया बढ़ा दोगे तो खुला खुला एरिया मिलेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, राइट। तो ये रो क्या है? इसको बोलते हैं रो। एक सिंबल बनाया पी जैसा, जिसे रो बोलते हैं, पी की पूंछ निकली हुई, ठीक है। ये जो रो है इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। इसका नाम एक रेजिस्टिविटी और एक और नाम है जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कभी कभी ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देता है, हाँ हम उसको रेजिस्टेंस ही समझ लेते हैं। डेफिनेशन और यूनिट इसकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, याद करने वाली भी नहीं है।
इट इज जस्ट रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन यूनिट लेंथ इन यूनिट एरिया। आप एल और ए को 1 कर दो, यूनिट बना दो, यूनिट लेंथ मतलब 1, यूनिट लेंथ मतलब 1 और यूनिट एरिया मतलब 1, तो आर इक्वल्स टू रो नहीं हो रहा है क्या? तो दैट इज अ डेफिनेशन, बहुत ईजी डेफिनेशन। और सर इसकी यूनिट कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस की क्या है? ओम, एरिया की क्या है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर कट गया। इंडिसेस, पावर इंडिसेस पढ़ते हो ना आप लोग, तो ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई। ये आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा दिमाग खुलेगा ना, राइट? तो रेजिस्टिविटी भी हो गया। और ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटीरियल पे। किस पे डिपेंड करती है? मटीरियल। ये भी तो डिपेंड करेगा ना कि आपका जो वायर है वो कौन सा मटीरियल का है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सब अपना अपना रेजिस्टेंस, उससे भी तो फर्क पड़ेगा। लेंथ और एरिया से फर्क पड़ रहा है, बट मटेरियल कौन सा उससे भी। तो ये रो मटेरियल को डिफाइन करता है। तभी आपसे बहुत बार पूछता है कि एक लेंथ को बड़ा कर दे या एरिया उसका बढ़ा दे, तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करोगे। मटेरियल तो वही है ना भैया, ठीक है? तो ये था आर इक्वल्स रो एल अपॉन ए। अब आपके पास एक चीज़ है ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक नॉन ओमिक में डिफरेंस क्या है? ओमिक वो है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक वो है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। उन दोनों के एग्जाम्पल्स और उनका ग्राफ। ओमिक का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास करता है। नॉन ओमिक का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ओरिजिन से पास होना चाहिए। नॉन ओमिक का कोई भी ग्राफ हो सकता है, ठीक? तो सर हमें समझ आ गया, ओम्स लॉ ने आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई दिया, और ये क्यों दिया था ये भी समझ आ गया। जिसको नहीं समझ आया वो वापस देखिएगा, बहुत ही आराम से बताया मैंने आपको ये चीज़, ठीक है? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब आप पे क्वेश्चन आते हैं कि ग्राफ दे देगा वी आई का, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स नहीं है। अब वी आई का स्लोप, वी आई ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा? रेजिस्टेंस, ठीक है? तो इस फर्स्ट वाले का स्लोप ज़्यादा है, सेकेंड वाले का स्लोप कम है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा। बट ध्यान रखना है उसमें वी आई का ग्राफ होना चाहिए। आई वी का ग्राफ होगा तो उल्टी चीज़ हो जाएगी। ऐसे नहीं आप आई वी के ग्राफ में भी बोल रहे हो हाँ जिसका स्लोप ज़्यादा है वो रेजिस्टेंस है, नहीं, इसमें उल्टा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम। तो आप ये ध्यान रखना है, ये भी आपको फंसाता है कभी इस क्वेश्चन में। अब रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस। अगर आएगा क्वेश्चन में, कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इतना ही ध्यान रखना है जितना मैं बता रहा हूँ। और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पूछ सकता है। तो मैंने बहुत आराम से मैं खींच के लेके आया आपको चार्ज से, चार्ज बताया, फिर बताया कि बॉडी कैसे चार्ज नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, कैसे करंट फ्लो होता है। ओम्स ने क्या बोला, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के होने से चार्ज फ्लो हो रहा है, ये सब मैंने आपको खींच के लेके आया। और ओमिक, नॉन ओमिक और सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या हो गया? सुपर कंडक्टर आपकी डेफिनेशन पूछ सकता है। ऐसे कंडक्टर्स, मतलब ऐसे मटीरियल्स या कंडक्टर्स बोल सकते हो आप, जिनका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो के बराबर होता है एट लो टेम्परेचर, मतलब वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते हैं एट लो टेम्परेचर। इसके एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है? क्या बता, कभी पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले, इतना कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ आपके उसमें नहीं है। सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन, इसका एक एग्जाम्पल और पता होना चाहिए होता क्या है, राइट? आपको ये पहला सेगमेंट समझ आ गया। अब दूसरा सेगमेंट देखो कितने आसानी से समझ आता है। सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। देखो क्या है, देखो जो सेल है ना हमारे पास, सेल, उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी। मैं आपको 3 फॉर्मूला बताऊंगा सेल के, जो हमेशा मैं बताता हूँ सबको, ठीक है? वो फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है आप देखिए। एक मान लो आपका, अगर आपके पास सेल है, सेल इज नथिंग बट बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप सेल लेके आते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस लेके आ रहे हो, मतलब दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 10 वोल्ट का हो, 20 का हो, ठीक है? एंड उसके साथ उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सर इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो सेल का अपना खुद का रेजिस्टेंस है, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए, ठीक है? एंड इसको आप कनेक्ट कर दो। क्यों ला रहे हो सेल? कोई बल्ब, कोई आपका टॉय है, कुछ भी रिमोट है, कुछ भी चलाने के लिए, तो हम उसके यहाँ पे रिमोट, टॉय, बल्ब नहीं बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस वो चीज़ है जिसको जिस चीज़ के लिए आप सेल यूज़ कर रहे हो, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? सेल का ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। और ये रेजिस्टेंस सेल का हम इसको स्मॉल आर से बनाते हैं, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है इसको।
अब आप एक चीज़ पे ध्यान देना, जो मैं आपको 3 फॉर्मूला लिखाता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला इज ओम्स लॉ। क्या है सर? ओम्स लॉ है R इक्वल्स टू V अपॉन I। बस इसी के 3 फॉर्मूला है जो सेल में आप यूज़ करोगे। आपको याद कुछ नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है? सिर्फ ओम्स लॉ, R इक्वल्स टू V अपॉन I। इससे क्या फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला सर, ये जो R है बाहर वाला, ये ब्लू कलर से बना रहा हूँ जो मैं, ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। जो भी बाहर, सेल के बाहर जो भी रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं मैं, वो इक्विवेलेंट होगा। अभी हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट क्या होता है। तो सेल के बाहर वाला रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V। सर V है टर्मिनल मतलब बाहर वाले सर्किट का वोल्टेज अपॉन I। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ध्यान देंगे। दूसरा फॉर्मूला है सर, अब मैं R की जगह यूज कर रहा हूं स्मॉल r। तो स्मॉल r के टाइम पे हम पोटेंशियल भी कौन सा लेंगे? स्मॉल v, जो कि है पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन I। देखो फॉर्मूला वही है R इक्वल्स टू V अपॉन I, ओम्स लॉ, बट फॉर्म चेंज हो रही है। थर्ड क्या है सर? इस बार मैं R भी ले रहा हूँ, स्मॉल r भी ले रहा हूँ, दोनों ले लेता हूँ, बाहर वाला भी अंदर वाला भी। तो इस बार जो पोटेंशियल यूज होगा वो सेल का होगा, जिसको हम बोलेंगे EMF अपॉन I। तो ये हो गया भाई 3 फॉर्मूला। इसी 3 फॉर्मूले के बेसिस में, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा। इसी 3 फॉर्मूला के बेस में क्या होगा? आपके न्यूमेरिकल सॉल्व। आपको ध्यान दिए रखना है कि जिस 2 पॉइंट का आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, उस 2 पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो यूज़ करना है, और इस ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो डालना है। फॉर्मूला सिर्फ R इक्वल्स टू V अपॉन I ही है और कुछ नहीं है, ठीक। सेल, इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पक्का इसका क्वेश्चन सेशन में बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सेल के न्यूमेरिकल्स होंगे, एंड वो आप अटेंड करना। फिलहाल के लिए आपको ओम्स लॉ और उसके एप्लीकेशन ये जो है ये आपको समझनी है कि इस 2 पॉइंट का आप कर सकते हो खेल, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस ना जब सीरीज में होते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस है जब सीरीज में है, सर सीरीज मतलब वायर सेम है, डिवाइड नहीं हो रही है वायर, वही करंट जा रहा है। देखो ये सीरीज हो गया, बट अगर मैं क्या करूँ, ये रेजिस्टेंस है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया अब मैंने वायर को, देख रहे हो आप, वायर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब ये सीरीज नहीं रहा। तो आपको सीरीज की पहचान कैसे करनी है? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीरीज की पहचान करने का एक ही सिंबल है कि वायर एक ही है, वायर डिवाइड नहीं हो रही है। तो देखो यही वायर पे 3 रेजिस्टेंस लटके हैं, मान लें 2 है, ये 3 है, 5 है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। R इक्विवेलेंट होता है सीरीज के लिए R1 प्लस R2 सो ऑन करके, मतलब 2 + 3 + 5 10। तो सर समझ आ गया, सीरीज मतलब रेजिस्टेंस सीरीज होने का मतलब है कि वायर अगर सेम है, उसी वायर पे सारे, बीच से वायर डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वरना करंट डिवाइड हो जाएगा और सीरीज वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अगर मैंने यहाँ से बीच से वायर निकाल दी ना कोई, तो भूल जाना कि ये 2 और 3 सीरीज में अब नहीं है, ठीक है सर। सीरीज का आपने बता दिया, एक पैरेलल का भी बता दो कोई बढ़िया सा। देखो पैरेलल के लिए क्या होगा? शॉर्टकट, अगर कोई भी 2 रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंटली, क्या बोला मैंने? कोई भी रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंटली किसी 2 पॉइंट से, सेम पॉइंट से आ रहे हैं, किसी 2 सेम पॉइंट से, तो पैरेलल में। मान लो एक ऐसा है और एक भैया ऐसा है। अब आपको बताना है ये 2 और 5 पैरेलल में है या नहीं। तो देखो क्या ये 2 और 5 इन 2 पॉइंट से आ रहे हैं? जी हाँ, ये दोनों A और B पॉइंट से, 2 वाला भी AB से आ रहा है, 5 वाला भी AB से आ रहा है। तो ये दोनों किस पे हैं? पैरेलल है। इसका इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं। सर इंडिपेंडेंट मतलब ये है, इंडिपेंडेंट मतलब मान लो ये 2 है, ठीक है, और एक और है इसके साथ रेजिस्टेंस, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब आप ये नहीं बोल सकते जो सर 2 है ना वो इस पॉइंट से आ रहा है, AB पॉइंट से, एंड सर 4 भी AB पॉइंट से आ रहा है, तो ये पैरेलल हो गए। नहीं, ये 3 नहीं है क्या? ये इंडिपेंडेंट नहीं है ना। मैंने क्या बोला? इंडिपेंडेंट, बस उस 2 पॉइंट से आ रहे हो, बीच में कुछ नहीं पड़ रहा है उनके रास्ते में, राइट। तो आप ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाले केस में ये और ये पैरेलल है। तो पैरेलल को हम कैसे करते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। मतलब सर कैसे, समझ नहीं आया? तो 1/R इक्विवेलेंट को हम कैसे निकालेंगे? 1/2 प्लस 1/3 सॉरी 5, और ये आप सॉल्व करके R इक्विवेलेंट निकाल देना भैया, ठीक है। दैट इज द केस विद पैरेलल।
तो आई होप आपको पैरेलल और सीरीज निकालना आ गया होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो कॉन्सेप्ट में आप जितना जोर लगाओगे ना कॉन्सेप्ट समझने में, उससे डबल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगाना है। इसीलिए मैं आपको, ऐसे नहीं है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं टच तो कर रहा हूँ उस चीज़ को, बट जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं करोगे, एग्जाम्पल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक नहीं। और एग्जाम्पल सेशन भी मैं इसके साथ लूँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे इसके। तो सर मस्त से हमने ये भी समझ लिया कि रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज़ में कब होते हैं। सर सीरीज़ में तब हो गए जब वो वायर, एक ही वायर पे सारे रेजिस्टेंस लटके हो, डिवाइड नहीं होना चाहिए कन से। और सर पैरेलल तब है जब इंडिपेंडेंटली किसी भी दो पॉइंट से इंडिपेंडेंटली रेजिस्टेंस आ रहे हो, वो कितने भी हो, पर उन्हीं दो पॉइंट से आ रहे हो, इंडिपेंडेंटली आ रहे। ठीक है, अब लगे हाथ लास्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर भी समझ ले। अब देखो पहले मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है एनर्जी मतलब वर्क, एनर्जी मतलब वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क या एनर्जी बोल सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, अभी तक क्या आपने कहीं भी वर्क पढ़ा है क्या? अभी तक इस चैप्टर में वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मत बोल लेना। हाँ सर पढ़ा था, एक न्यू वो आया था फॉर्मूला V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यहाँ पे ये W पढ़ा था, यही तो इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो W का फॉर्मूला क्या आ गया? VQ, खत्म, बस वी आर डन। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे सर? ये तो VQ है, तो Q क्या होता है? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी नहीं पढ़ा क्या हमने? तो यहां से Q क्या आ जाएगा? IT, राइट। अब आपको VI दिया है इसमें, मान लो सिर्फ V और R दिया है, I तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? ओम्स लॉ से यूज कर लोगे। मान लो आपको I और R दिया है, V तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? ओम्स लॉ से निकाल लोगे। ये है ना R इक्वल्स टू V अपॉन I, यहां से तीनों डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, बस ये फॉर्म आपको पहले से पता है, उसको आपने यहां यूज कर लिया। और सेम चीज इलेक्ट्रिकल पावर में होगा, इलेक्ट्रिकल पावर में होगा। इलेक्ट्रिकल पावर में क्या होगा? वर्क की यूनिट याद रखना, जूल होती है ना, जूल। बट इस केस में हम जूल ही रखेंगे, बट इस केस में एक चीज होगी, जब आप टाइम को, मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप टाइम को किस में रखोगे? आर में, और VI को किलोवाट में रखोगे ना, तो हम किलोवाट आर में भी निकालेंगे आंसर। अगर आपने टाइम को सेकंड में रखा और VI को वॉट पे रखा तो जूल है, बट अगर आपने टाइम को आर में रखा, जैसे आप किलोमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड निकालते हैं, वही वाला बात है, ठीक है। आर, टाइम को आर में रखा और VI को किलोवाट में, तो किलोवाट आर है। यही तो यूनिट है जो हमारे घरों में यूज होती है। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। हम बोलते हैं ना 10 यूनिट हो गई, 20 यूनिट हो गई, दैट इज एक्चुअली 20 किलोवाट आवर, ठीक है। वहां पे आप किलोवाट और आर में निकालोगे, ठीक है। टाइम को आर में रखोगे, फॉर्मूला आपको यही यूज करना, VIT मतलब कितने वोल्टेज का सोर्स आपने कितने करंट पे निकाला, कितने टाइम पे। तो VIT ये फॉर्मूला है, बस आपको टाइम किस में रखना है? आर में, और VI को किलोवाट में, ठीक है। किलोवाट में चेंज करने के लिए आप डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा आपको, समझ लेना, वॉट से किलोवाट। अब इलेक्ट्रिकल पावर कुछ भी नहीं है सर, वर्क अपॉन टाइम है। सर वर्क तो हमने पहले केस में कितना निकाल दिया? VQ अपॉन टी, VQ मतलब VIT अपॉन टी। सो वर्क का पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? VI, बस। अब ये सर कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये मैथ्स कर रहा हूं मैं और ये आपको दिख भी रहा है। सर ये W को आपने VQ कैसे लिखा? क्यों? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन, की पहले सेक्शन में हमने पढ़ा नहीं था। सर Q को आपने IT कैसे लिख दिया? क्यों? I इक्वल्स टू Q अपॉन टी पहले सेक्शन में पढ़ा नहीं था। अब आपको ये याद नहीं करना है, जो बच्चा याद नहीं करेगा उसको ये चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। एंड आप याद भी कर सकते हो P इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है, आपका डिसीजन है। मैंने आपको समझा दिया है कि आप समझ के कैसे इन फॉर्मूला को निकाल सकते हो। एंड इलेक्ट्रिकल पावर भी डन है हमारा। अब मेरा काम यहाँ तक ये था, अभी तक का मेरा ये काम था आप लोगों का, कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्सेप्ट फर्निश होगा, ठीक है। ये था आज का चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने रश किया होगा इसमें, बट मैंने कुछ चीज़ छोड़ी नहीं आप लोगों के लिए,
ये ध्यान में रखना, कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है, आपको क्वेश्चन करने लायक बनाया है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप उतना ही एफर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में दीजिए। अब मेरे आपको यही एडवाइस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप उतना ही एफर्ट डालिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जो 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 चीज़ें मैंने आपको सिखाई है आपको कुछ तो समझ आएगा इससे। तो लेट्स मीट एट द क्वेश्चन सेशन। आप खुद भी प्रैक्टिस करें, आप कहीं से भी क्वेश्चन अब ढूंढे, सर्च करें, एग्जाम्पल्स को पढ़ो, ठीक है। कहीं भी कुछ भी देखो जहां आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जहां भी एक्सप्लेनेशन दिख रहा है उसको पढ़ो। सो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं वाइंड अप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, रिलेट करा होगा, कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैं बिल्कुल चार्ट से स्टार्ट करते हुए लेके आपको एंड तक ले गया हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या सैम्पल पेपर में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय।